एक ऐसे इंसान की कहानी जो पहले तो एक अंडरग्राउंड रैपर था और फिर सीधे पॉलिटिक्स में आकर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। लेकिन एक सोर्स की माने तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक ऐसी क्रांति की भविष्यवाणी है जो उसे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देती है। तो चलिए बालेन शाह की इस कमाल की मतलब असली और कुछ हद तक काल्पनिक कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बालेन शाह अपने गानों में अक्सर एक बात कहते थे, क्रांति एक चेतना है। और पता है, यही एक लाइन उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का बेस बन गई। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं थे, ये एक पूरी सोच थी। एक ऐसी सोच जो नेपाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक म्यूजिशियन का संगीत एक पूरे देश के आंदोलन की वजह बन गया? कैसे एक आर्टिस्ट ने पूरे देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया? चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे हीरो से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजनीति में आने से पहले आखिर बालेन शाह थे कौन? उनकी दुनिया कैसी थी? बालेंद्र शाह, जिन्हें हम सब बालेन शाह के नाम से जानते हैं, 1990 में काठमांडू में पैदा हुए। पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर और मां हाउसवाइफ। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की और फिर भारत के नागपुर से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया। 2018 में उनकी शादी हुई, मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस पढ़े लिखे इंजीनियर के अंदर ना एक और शख्सियत भी थी, एक कलाकार की, एक क्रिटिक की, जो सिस्टम पर सवाल उठाने से डरता नहीं था। उनकी पर्सनालिटी में गजब का कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ तो वो एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर थे जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड रैपर जो अपने गानों से पूरे सिस्टम को हिला रहा था। और यही अनोखा कॉम्बिनेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। 2012 में उनका पहला गाना आया, सड़क बालक, और 2013 तक आते आते यूट्यूब पर उनके रैप बैटल इतने वायरल हो गए कि वो नेपाल के यूथ आइकॉन बन गए। उनके गानों में भ्रष्टाचार पे, आम आदमी के दर्द पर सीधी चोट होती थी। लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ आ गया कि सिर्फ बाहर से सिस्टम को कोसना काफी नहीं है, इसे अंदर घुसकर बदलना होगा। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि वो काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, 2022 में बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ना, ये तो मतलब एक तरह का पागलपन ही था। जो पुराने जमे जमाए नेता थे उन्होंने तो खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जब नतीजे आए ना तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बालेन ने अकेले 38% से ज्यादा वोट खींच लिए और पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, जिसे कहते हैं ना, हक्का बक्का कर दिया। मेयर बनते ही बालेन अपने एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने लैंड माफिया के अवैध कंस्ट्रक्शन पर सीधे बुलडोजर चलवा दिया। सालों से एक मॉल के 15 फीट नीचे दबी टुकुचा नदी को खोदकर दुनिया के सामने ला दिया। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कूड़ा उठाना ही बंद करवा दिया। उनका स्टाइल बिल्कुल क्लियर था, अग्रेसिव और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। बालेन काठमांडू में तो बदलाव ला ही रहे थे, पर यहीं से हमारी सोर्स स्टोरी एक काल्पनिक भविष्य की तरफ मुड़ जाती है। ये बताती है कि कैसे एक चिंगारी ने पूरे देश में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने नेपाल की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब सोर्स में बताई गई इस फ्यूचर की कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि ये क्रांति आखिर हुई कैसे। इस काल्पनिक टाइमलाइन के हिसाब से 4 सितंबर 2025 को सरकार 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा देती है। यह फैसला आग में घी का काम करता है। 8 सितंबर को जेंजी की अगुवाई में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आते हैं और सिर्फ एक दिन बाद 9 सितंबर को हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। सोर्स में बताई गई इस क्रांति की कीमत बहुत बड़ी थी। सिर्फ 2 दिनों के अंदर फैली हिंसा में 76 मासूम लोगों की जान चली गई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जब सेंट्रल जेल पर से कंट्रोल खत्म हुआ तो 3513 खतरनाक कैदी भी भाग निकले। देश में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। सरकार गिरने के बाद देश में एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। किसी को भी पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं था। ऐसे में सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थीं। मार्च 2026 में नए इलेक्शन का ऐलान हुआ। बालेन ने उस वक्त के पीएम केपी शर्मा ओली को उनके ही सबसे मजबूत गढ़ झापा 5 से चुनौती दे डाली।
नतीजे तो और भी चौंकाने वाले थे। बालेन शाह को मिले 68,000 से ज्यादा वोट, जबकि ओली को 19,000 भी नहीं मिल पाए। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एक ऐतिहासिक जीत। और इस तरह कहानी के मुताबिक 27 मार्च 2026 को सिर्फ 35 साल की उम्र में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए और साथ ही दुनिया के सबसे युवा शासनाध्यक्ष भी। सोचिए, एक रैपर ने देश की सबसे बड़ी कुर्सी संभाल दी थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। पीएम बनते ही बालेन शाह ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक तरह से तहलका मचा दिया। शपथ लेने के ठीक अगले ही दिन उन्होंने पूर्व पीएम ओली और पूर्व गृह मंत्री को उन 76 लोगों की मौत के लिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चार्ज में गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों से पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियंस को हमेशा के लिए बैन कर दिया। सभी अस्पतालों को ऑर्डर दिया कि 10% बेड गरीबों के लिए फ्री रखे जाएं और सरकारी खर्चे बचाने के लिए मंत्रालयों की संख्या घटाकर सिर्फ 17 कर दी। इतना ही नहीं, महिलाओं की सेफ्टी के लिए ब्लू बस सर्विस, युवाओं के लिए 1.2 मिलियन जॉब्स का टारगेट और 1991 से हुए हर एक पॉलिटिकल करप्शन की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी। ये फैसले दिखा रहे थे कि वो सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं है, बल्कि काम करने वालों में से हैं। तो इस कहानी का सार बस इतना है कि कैसे एक सिविल इंजीनियर और एक अंडरग्राउंड रैपर ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे साफ होना तो एक अकेला इंसान भी पूरे सड़े हुए सिस्टम को साफ कर सकता है। उन्होंने दिखाया कि क्रांति सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हकीकत भी बन सकती है। तो बालेन शाह की ये जो कहानी है, जो थोड़ी असली है और थोड़ी काल्पनिक, ये वाकई सोचने वाली बात है। उनके जो असल काम हैं और इस कहानी में जो उनके भविष्य के फैसले बताए गए हैं, इन सब को देख के क्या लगता है? कौन सा ऐसा कदम था जो सबसे पावरफुल था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सच में एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक पूरी क्रांति ला सकता है?